नमस्कार, स्वागत है आपका डीके हिंदी नॉवेल्स एक्सप्लेन चैनल पर, जहां हर दिन आपको सुनने को मिलती है अलग अलग नॉवेल्स की दमदार ऑडियो बुक्स, वो भी पूरी कहानी के साथ। तो जुड़िए हमारे साथ हर दिन एक नई कहानी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ये है डीके हिंदी नॉवेल्स एक्सप्लेन, अध्याय 23, विचारहीन। अथर्व बेटा, तुम पहले ही बॉडी रिफाइनिंग टियर के 7th स्टेज पर पहुंच चुके हो। वीरेंद्र सेन हकलाया। अगर किसी ने उसे पहले बताया होता कि एक दिन वह बॉडी रिफाइनिंग टियर के 7th स्टेज में किसी को देखकर अवाक रह जाएगा, तो वह निश्चित रूप से बोलने वाले को एक जोरदार थप्पड़ मार देता। लेकिन अब वह खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारना चाहता था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसके सामने जो दृश्य है वह असली है और वह बस सपना नहीं देख रहा। हाँ, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है पिताजी, अथर्व सेन मुस्कुराया। वीरेंद्र सेन का चेहरा खिल उठा, लेकिन कुछ देर बाद वह खुद को जोर जोर से हंसने से नहीं रोक पाया। ऐसा लग रहा था जैसे पिछले कुछ दिनों से उसके मन में जो चिंताएं थीं, वे सब दूर हो गई थीं। उसके बेटे ने इतनी होनहारता दिखाई थी, उसे और किस बात की चिंता करनी थी। अच्छा बेटा, वह असहनीय रूप से उत्साहित था। उसे आखिरकार विश्वास हो गया कि उसके बेटे में वाकई उसकी पत्नी को बचाने की क्षमता है। तो आज रात हम साथ में डिनर पर जाएंगे, वीरेंद्र सेन ने सिर हिलाकर कहा। अब जबकि उसका बेटा और भी ज्यादा होनहार दिख रहा है, तो कबीले के मुखिया का पद निश्चित रूप से भविष्य में उसके बेटे को ही मिलेगा, इसलिए यह अच्छा होगा कि अथर्व सेन उसके साथ रहे और अवलोकन के जरिए सीखे। अथर्व सेन ने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। जब उसने कल्पना की कि अल्केमिस्ट महेंद्र आज रात उसे देखेगा, तो वह उसके चेहरे पर गरज के साथ आश्चर्यचकित भाव देख सकता था। उस रात वीरेंद्र सेन और उसका बेटा 4 सेवकों के साथ नीलमहल पहुंचे। यहीं पर वीरेंद्र सेन ने अल्केमिस्ट महेंद्र को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया था। जब वे रेस्तरां के एक निजी कमरे में इंतजार कर रहे थे, तो वीरेंद्र सेन और अथर्व सेन एक दूसरे से बात कर रहे थे। पेंग, दरवाज़ा अचानक खुला और 2 लोग अंदर आए। वे धर्मपाल सेन और आदित्य सेन थे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वीरेंद्र सेन ने ठंडे स्वर में कहा। कबीला इतनी बड़ी मुसीबत में है, मैं कैसे नहीं आ सकता? धर्मपाल सेन ने बिना आमंत्रण का इंतजार किए कहा, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस मुद्दे से पीछे हट जाएं और इस मामले को मेरे लिए छोड़ दें। वीरेंद्र सेन ठंडी हंसी हंसा और बोला, क्यों? तुमने किसी तरह से अल्केमिस्ट महेंद्र को नाराज कर दिया होगा, अन्यथा ऐसा कैसे हो सकता है कि वह बिना किसी कारण के हमारे कबीले के लिए परेशानी खड़ी कर दे? धर्मपाल सेन ने धीमे स्वर में कहा, फिर आदित्य सेन की ओर इशारा करते हुए बोला, ये लड़का कल जांच के लिए गया था। इसमें आग पर नियंत्रण करने की बेहतरीन क्षमता है। इस प्रकार उसे अल्केमिस्ट महेंद्र ने पहले ही एक प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार कर लिया है। कुछ वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद अल्केमिस्ट महेंद्र उसे एक आधिकारिक शिष्य के रूप में ले लेंगे। भविष्य में वह एक एल्केमिस्ट बन जाएगा। आदित्य सेन गर्व से धर्मपाल सेन के पास जाकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अपार गर्व झलक रहा था। अथर्व सेन द्वारा उत्पन्न परेशानी के बाद आदित्य सेन को हुयांग अकादमी में दाखिला लेने का अवसर नहीं मिल पाया था। लेकिन किसने सोचा था कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो कोई खिड़की खुल जाती है। वास्तव में उसके पास आग पर नियंत्रण की अच्छी क्षमता थी और इस बात की पूरी संभावना थी कि वह भविष्य में एक एल्केमिस्ट बन जाएगा। एल्केमिस्ट पूरे ग्रे क्लाउड टाउन में सबसे शक्तिशाली और प्रतिष्ठित पेशा, नहीं, पूरे रेन कंट्री में। धर्मपाल सेन बेहद गर्वित था। उसके दोनों बेटे वीरेंद्र सेन की बराबरी नहीं कर सके थे, लेकिन अब उसका पोता अथर्व सेन से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली साबित हो रहा था। अचानक उसने एक पल के लिए अथर्व सेन को ध्यान से देखने के बाद सदमे से हाँफते हुए आवाज निकाली, यह क्या था? बॉडी रिफाइनिंग टियर का 7th स्टेज? नहीं, उसने जरूर गलत देखा होगा। अथर्व सेन बॉडी रिफाइनिंग टियर के 7th स्टेज में कैसे हो सकता है? धर्मपाल सेन अपनी आंखें मलने से खुद को रोक नहीं पाया और अथर्व सेन को फिर से बारीकी से देखने लगा। लेकिन अथर्व के चारों ओर जो शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह था, वह बिल्कुल स्पष्ट था। बॉडी रिफाइनिंग टियर का 7th स्टेज? क्या इस लड़के ने कोई दिव्य औषधि खा ली थी? धर्मपाल सेन अपने झुर्रियों वाले चेहरे की हलचल को नियंत्रित नहीं कर पाया। उसे सचमुच गहरा झटका लगा था। दादाजी, आप ठीक हैं? आदित्य सेन ने चिंतित होकर पूछा। उसे लगा कि उसके दादाजी कुछ अजीब व्यवहार कर रहे थे। क्या उन्हें अभी गर्व से इधर उधर घूमते हुए यह नहीं बताना चाहिए था कि वह जल्द ही एक एल्केमिस्ट बनने जा रहा है? लेकिन अब उनके व्यवहार में यह मूर्खता क्यों झलक रही थी? 7वीं बॉडी रिफाइनिंग टियर की 7वीं स्टेज? धर्मपाल सेन हकलाते हुए बोला। ये सही था, आदित्य सेन बॉडी रिफाइनिंग टियर की 7वीं स्टेज पर था। इसमें इतना अजीब क्या था? क्या वह पहले से यह बात नहीं जानता था? आदित्य सेन ने धर्मपाल सेन को अजीब नज़रों से देखा। उसके दादाजी अचानक इतना असामान्य व्यवहार क्यों कर रहे थे?
तुम नहीं, वो। धर्मपाल सेन ने अथर्व सेन की ओर इशारा करते हुए कहा। पू। आदित्य सेन चौंक गया। बॉडी रिफाइनिंग टियर की 7वीं स्टेज। ये कोई मजाक था क्या? कबीले में हर कोई अथर्व सेन की बदनाम प्रतिष्ठा को कचरे के एक टुकड़े के रूप में जानता था। उसने कई सालों तक कल्टिवेशन की थी और फिर भी वह केवल बॉडी रिफाइनिंग टियर की दूसरी स्टेज तक ही पहुंच पाया था। अन्यथा कबीले में उसे कचरा क्यों कहा जाता? अगर अथर्व सेन, जो अब बॉडी रिफाइनिंग टियर की 7वीं स्टेज पर था, को कचरा माना जाता था, तो उसके बारे में क्या कहा जाए, जो 18 साल की उम्र में बड़ी मुश्किल से बॉडी रिफाइनिंग टियर की 7वीं स्टेज तक पहुंचा था? क्या उसे कचरे का अंतिम टुकड़ा कहना चाहिए? असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। वह अविश्वास में बुदबुदाया, लेकिन उसे ये भी पता था कि उसके दादाजी एलिमेंट गैदरिंग टियर की 6ठे स्टेज पर थे, इसलिए उनके आंकलन में गलती की कोई संभावना नहीं थी। हाँ, अब तुम मेरे बेटे के बारे में क्या सोचते हो? बुरा नहीं है न? वीरेंद्र सेन दिल खोलकर हंसा। इस तरह की प्राकृतिक प्रतिभा सूर्यकुंड विद्या संस्थान में दाखिला लेने के लिए काफ़ी होनी चाहिए, है न? ये शब्द सुनकर धर्मपाल सेन और आदित्य सेन के चेहरे और भी ज़्यादा गुस्से से भर गए। उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया था कि वीरेंद्र सेन दूर था, ताकि अथर्व सेन को सूर्यकुंड विद्या संस्थान में दाखिला छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सके, और अब नतीजा ये हुआ कि जैसे वे खुद दीवार से टकरा गए हों। वीरेंद्र सेन जानबूझकर सूर्यकुंड विद्या संस्थान का जिक्र कर रहा था ताकि उन्हें चिढ़ा सके। आदित्य सेन अभी भी छोटा और नासमझ था, इसलिए वह अपना गुस्सा नहीं रोक सका और बोला, सूर्यकुंड विद्या संस्थान की इतनी भी क्या बड़ी बात है? मैं अब कीमियागरी की दुनिया में कदम रख चुका हूं और भविष्य में रेन कंट्री का सबसे सम्मानित व्यक्ति बनूंगा। क्या ऐसा है? अथर्व सेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम कभी भी कीमियागर के प्रशिक्षु नहीं बनोगे, इसलिए निश्चित रूप से तुम कभी भी कीमियागर नहीं बनोगे। हा, तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम अल्केमिस्ट महेंद्र के फैसले को प्रभावित कर सकते हो? आदित्य सेन ठहाके लगाकर हंसा। उसे लगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। अगर अथर्व सेन में वाकई ऐसी क्षमता होती, तो अल्केमिस्ट महेंद्र जानबूझकर परेशानी क्यों पैदा करता और कबीले के लिए कीमिया की गोलियों के वितरण में देरी क्यों करता? अथर्व सेन ने कुछ और नहीं कहा। वह केवल मुस्कुराया। आखिरकार चीज़ें बाद में खुद ही स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि वीरेंद्र सेन ने भी अथर्व सेन की धमकी को गंभीरता से नहीं लिया। उनकी राय में, भले ही उनके बेटे ने वास्तव में मार्शल आर्ट्स के क्षेत्र में एक महान प्राकृतिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया था, लेकिन वह संभवतः अल्केमिस्ट महेंद्र के साथ कोई संबंध नहीं रख सकता था। हालांकि वे चारों सेन कबीले के थे, लेकिन वे परस्पर विरोधी थे, इसलिए उनके बीच बातचीत का कोई सामान्य विषय कैसे हो सकता था? छोटी मौखिक लड़ाई के बाद वे सभी चुप हो गए, अल्केमिस्ट महेंद्र के आने का इंतजार करते हुए। लेकिन इस अल्केमिस्ट महेंद्र को दिखावा करना बहुत पसंद था। बहुत समय बीत जाने के बाद भी वह दिखाई नहीं दिया। जब वे सब अपने धैर्य की सीमा पर पहुंचने वाले थे, तभी उन्होंने आखिरकार दरवाजे के बाहर से कदमों की आहट सुनी। जेड। दरवाज़ा खुला और एक मध्यम कद का आदमी अंदर आया। यह आदमी सिर्फ अल्केमिस्ट महेंद्र ही हो सकता था। पूरे ग्रे क्लाउड टाउन में केवल एक ही कीमियागर था, और वह भी केवल एक ही, जिसका उपनाम जून था। धर्मपाल सेन, वीरेंद्र सेन और आदित्य सेन सभी खड़े हो गए और मुट्ठियां पकड़कर अभिवादन किया। आदित्य सेन ने नवागंतुक के सामने झुककर और घुटने टेककर सम्मानपूर्वक कहा, शिष्य आदित्य सेन गुरु को नमस्कार करता है। एक कीमियागर के प्रशिक्षु को मुश्किल से ही एक कीमियागर के आधे शिष्य के बराबर गिना जा सकता था। तुम उठ सकते हो। महेंद्र जून ने लापरवाही से अपने हाथ हिलाए और वीरेंद्र सेन की ओर सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें अपना समय खुशियों में बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। चलो सीधे काम पर लग जाओ। मैं बहुत व्यस्त आदमी हूँ। अथर्व सेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अल्केमिस्ट महेंद्र को नमस्ते तक नहीं बोले? आदित्य सेन ने तुरंत अथर्व सेन की ओर इशारा किया। उसकी आंखें बहुत तेज थीं और उसने तुरंत ही देख लिया था कि अथर्व सेन ने अल्केमिस्ट महेंद्र को नमस्कार नहीं किया था। वह तो बस ऐसे बैठा था जैसे कोई महत्वपूर्ण काम चल ही न रहा हो। वीरेंद्र सेन बहुत हैरान था। उसने आज रात कीमियागर महेंद्र को डिनर पर इसलिए बुलाया था ताकि वह उन्हें खुश कर सके और दवा आपूर्ति की समस्या को हल कर सके। लेकिन अब आदित्य सेन ने उसका फायदा उठाया था और सीधे तौर पर उसकी कमजोरी को उजागर कर दिया था। क्या चीजें अब बिगड़ने वाली थीं? वह चुपके से गुस्सा होने से खुद को नहीं रोक पाया। महत्वपूर्ण बात यह थी कि सेन कबीले के सामने जो समस्या थी, उसे सुलझाना था। आदित्य सेन इतना छोटा दिल कैसे रख सकता था? उसे अचानक लगा कि वह वास्तव में इस छोटे बदमाश को एक झटके में धुन देना चाहता है। अरे, वह वाकई में खेल के नियमों को नहीं जानता है। धर्मपाल सेन ने भी बड़बड़ाया। अध्याय 24। मेरे पास ऐसा कोई शिष्य नहीं है। आदित्य सेन ने सौभाग्य से अथर्व सेन की कमजोरी पकड़ ली थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। उसने आक्रामक स्वर में कहा, कीमियागर पूरे रेन देश में सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित पेशा है, फिर भी तुम न केवल मेरे गुरु के आगमन पर उनका स्वागत करने के लिए खड़े नहीं हुए, बल्कि बैठे भी रहे। तुम कितने घमंडी हो सकते हो?
जल्दी से घुटनों के बल झुको और मेरे स्वामी से क्षमा मांगो। वीरेंद्र सेन ने थोड़ा भौहें से कुढ़ी। वाकई में कीमियागर बहुत दुर्लभ थे और रेन देश में उनका स्थान बेहद ऊंचा था। उदाहरण के लिए, भले ही महेंद्र जून बॉडी रिफाइनिंग टियर के 9th स्टेज पर था, फिर भी क्योंकि वह एक येलो ग्रेड मिड लेवल का अल्केमिस्ट था, खुद वीरेंद्र सेन और धर्मपाल सेन जैसे एलिमेंट गैदरिंग टियर के ताकतवर योद्धाओं को भी उसे आदर देना पड़ता था और उसके अहंकार को संतुष्ट करना पड़ता था। अब जब धर्मपाल सेन और उसके पोते ने इस मौके का फायदा उठाकर अथर्व सेन पर हमला बोल दिया था, तो लगता था कि वह वास्तव में मुसीबत में पड़ सकता था। अपनी मुठ्ठियां कसते हुए वीरेंद्र सेन ने कहा, कीमियागर महेंद्र, क्षमा करें। अगर मेरे बेटे ने आपको किसी भी तरह से ठेस पहुंचाई है तो मैं उसकी ओर से माफ़ी मांगता हूं। आप एक उदार और विशाल हृदय वाले व्यक्ति हैं, कृपया अपने स्तर को मेरे बेटे के स्तर तक मत गिराए। महेंद्र जून ने अब तक अथर्व सेन पर ध्यान भी नहीं दिया था। उसे तो आदित्य सेन की शिकायत सुनकर ही सारी बात पता चली थी। तभी वह अपने बढ़ते हुए असंतोष को रोक न सका और कठोर स्वर में बोला, वीरेंद्र सेन, तुम वाकई बहुत अद्भुत हो। तुमने मुझे रात के खाने पर आमंत्रित किया, इसलिए मैं तुम्हारी खातिर अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आया हूँ। फिर भी तुम अपने बेटे को मुझे अपमानित करने की इजाज़त देते हो। धिक्कार है, ये कैसी मेहमान नवाजी है। अथर्व सेन, अब तुरंत घुटने टेक दो। आदित्य सेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वह अच्छी तरह जानता था कि कीमिया की गोलियां कबीले की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत थीं। इसलिए भले ही वीरेंद्र सेन चाहे या न चाहे, उसे इस मुद्दे पर समझौता करना ही पड़ेगा और अथर्व सेन पर दबाव डालना ही पड़ेगा। जब उसका अपना पिता उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर करेगा, तब अथर्व सेन निश्चित ही बेहद अपमानित और दुखी महसूस करेगा, है ना? हा 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 हा। कीमियागर महेंद्र, वीरेंद्र सेन ने फिर से महेंद्र जून से अनुरोध करने की कोशिश की कि वह इस मामले को हल्का करके देखे। महेंद्र जून ने वीरेंद्र सेन को बोलने से रोकने के लिए बस अपना हाथ उठा दिया। उसने अथर्व सेन की ओर देखा तक नहीं और केवल लापरवाही से कहा, अपने बेटे को मेरे सामने घुटनों के बल झुकने दो। पेंग। वीरेंद्र सेन ने गुस्से में अपना हाथ मेज पर जोर से पटका और गरजते हुए कहा, कीमियागर महेंद्र, मुझे नहीं पता कि वर्मा कबीले से तुम्हें क्या फ़ायदा मिला है कि तुम हमारे सेन कबीले के खिलाफ मुसीबत खड़ी करने आ गए हो, लेकिन ज़्यादा मत बढ़ो। क्या तुम वाकई चाहते हो कि मेरा, वीरेंद्र सेन का बेटा, तुम्हारे सामने घुटने टेक दे? चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? धर्मपाल सेन तुरंत गुस्से में चिल्लाया। वीरेंद्र सेन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम पूरे कबीले को बर्बाद करना चाहते हो? कबीला सिर्फ तुम्हारा नहीं है। अगर तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं समझ सकते, तो तुम्हें कबीले के मुखिया की कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वीरेंद्र सेन की नज़रें भारी और ठंडी हो गईं। उसने गहरी आवाज़ में कहा, यहाँ असली समस्या कौन है, सब देख सकते हैं। क्योंकि हम दोनों का उपनाम सेन है, मैंने अब तक बहुत सी बातें सहन कर लीं, लेकिन तुम लोग मेरे बेटे को इस तरह से धमका रहे हो। क्या तुम वाकई सोचते हो कि मैं, वीरेंद्र सेन, मर चुका हूँ? बस करो। अगर तुम सब पारिवारिक झगड़े करना चाहते हो तो घर जाकर करो, महेंद्र जून ने बीच में टोकते हुए कहा। मेरे पास फालतू समय नहीं है। जल्दी से इस बदमाश को मेरे सामने माफ़ी मांगने के लिए घुटनों पर झुकाओ। महेंद्र जून, आप किसे घुटने टेकने के लिए कह रहे हैं? अथर्व सेन ने आखिरकार अपना मुंह खोला और शांत स्वर में पूछा। महेंद्र जून। सबसे पहले धर्मपाल सेन और आदित्य सेन दोनों चौंक गए, मन ही मन सोचने लगे, अथर्व सेन ने वाकई अल्केमिस्ट महेंद्र को सीधे नाम से पुकार दिया। लेकिन अगले ही पल दोनों के चेहरे खुशी से चमक उठे। अब तो अथर्व सेन ने महेंद्र जून को पूरी तरह नाराज कर दिया था। वीरेंद्र सेन और उसके बेटे का अंत तय था। हाँ, मुझे पता था कि यह कमीना अपने बाप को बर्बाद कर देगा। तुम बेवकूफ़, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुरु का नाम सीधे लेने की? आदित्य सेन तुरंत चिल्लाया। अब जब अवसर मिला था तो भला वह महेंद्र जून की चापलूसी करने का मौका क्यों छोड़ता? हालांकि उसने यह नहीं देखा था कि महेंद्र जून की अभिव्यक्ति तुरंत खराब हो गई थी। वह तुरंत अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। यह आवाज़, महेंद्र जून इस आवाज़ को कैसे भूल सकते हैं? घुटने टेकना। पापा। आदित्य सेन ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि महेंद्र जून उसकी ओर धनुष से निकले तीर की तरह उड़े, अपना हाथ उठाया और उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आदित्य सेन को थप्पड़ मारना एक बड़ी मूर्खता थी। यहाँ तक कि वीरेंद्र सेन और धर्मपाल सेन के चेहरे पर भी खाली भाव थे, वे चुपचाप घूर रहे थे। अगर महेंद्र जून किसी को मारना चाहते थे तो क्या उन्हें अथर्व सेन को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था? फिर अचानक आदित्य सेन को ही क्यों मारा? निश्चित ही कुछ गड़बड़ होगी। मास्टर। आदित्य सेन के चेहरे पर चीख चीख कर यह बात उभर रही थी कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसे अचानक क्यों मारा गया? तीनों पर्यवेक्षकों की समझ से परे निगाहों के सामने महेंद्र जून जल्दी से अथर्व सेन के सामने खड़ा हो गया। झुककर उसने अपना सिर सम्मानपूर्वक नीचे किया जैसे वह एक आज्ञाकारी छोटा नौकर हो और कहा, तो आज के महान अतिथि यंग मास्टर अथर्व थे। कृपया यंग मास्टर अथर्व को अभी नोटिस न कर पाने के लिए मेरी अंधता को क्षमा करें।
हालांकि उसने अथर्वसेन के कारण बहुत कष्ट झेले थे, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि उसका नाम क्या था। रमन मेहरा को स्वाभाविक रूप से उसे कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं थी। क्या सेन कबीले के बाकी 3 सदस्य डरपोक अवस्था में आ गए? क्या ये वाकई कुछ ही पल पहले का घमंडी, ऊंचा और ताकतवर किमियागर महेंद्र था? उन्हें अचानक ऐसा क्यों लगा कि वह एक पालतू कुत्ता बन गया है? इसके अलावा उसने अथर्वसेन को यंग मास्टर अथर्व क्यों कहा? यद्यपि महेंद्र जून का वास्तविक साधना स्तर बहुत ऊंचा नहीं माना जा सकता था, फिर भी वह एक किमियागर थे, और एक किमियागर को हमेशा बहुत सम्मान और गरिमा प्राप्त होती थी। बाकी तीनों को ऐसा लगा जैसे वे डर गए हों। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे क्या देख और सुन रहे थे। यह आपका शिष्य है, कितना दबंग है, अथर्वसेन ने आदित्य सेन की ओर देखते हुए कहा। उसका स्वर अत्यंत शांत था। हालांकि महेंद्र जून को झटका लगा और वह मर गया। एक बार फिर उसने आदित्य सेन को एक और जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तुम खुद को क्या समझते हो जो यंग मास्टर अथर्व के साथ इतना असभ्य व्यवहार कर रहे हो? मेरा ऐसा कोई शिष्य नहीं है। अब से मुझे अपने गुरु के रूप में संबोधित मत करना। आदित्य सेन ने तुरंत अविश्वास का भाव प्रकट किया। क्या उसे बाहर निकाल दिया गया था सिर्फ अथर्वसेन के एक शब्द की वजह से? उसे याद आया कि अथर्वसेन ने उससे कहा था कि वह कभी किमियागर नहीं बनेगा। वे शब्द सच हो गए। नहीं गुरु, कृपया मुझे भगाएं नहीं, कृपया मुझे एक और मौका दें। आदित्य सेन ने गंभीरता से विनती की और जल्दी से खुद को महेंद्र जून के पैरों पर फेंक दिया। वह मार्शल आर्ट का विशेषज्ञ नहीं था और उसने सूर्यकुंड विद्या संस्थान में दाखिला लेने का मौका भी खो दिया था। इस प्रकार किमियागर बनना उसका आखिरी मौका था, अन्यथा उसे अपने पिता और दादा की तरह ही बनना होगा। वह केवल एलिमेंट गैदरिंग टियर का ही सबसे मजबूत बन सकता था और उसे केवल बहुत छोटे, बहुत दूरदराज के ग्रे क्लाउड टाउन में ही एक निश्चित दर्जा प्राप्त होता। चले जाओ, तुमने यंग मास्टर हान के साथ अभद्र व्यवहार करने की हिम्मत की। मैं तुम्हें न मारकर पहले से ही दयालु था और तुम वास्तव में ये सोचते हो कि तुम एक किमियागर बनने जा रहे हो। महेंद्र जून ने नाक भान सिकोड़ी। यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर रमन मेहरा भी अथर्वसेन का सामना करते हुए बेहद सम्मानजनक तरीके से पेश आ रहे थे। अगर उन्हें पता होता कि आदित्य सेन ने वास्तव में अथर्वसेन के प्रति ऐसा रवैया अपनाने की हिम्मत की है, तो वह इस बदमाश को अपने हाथों से मारने के लिए यहाँ तक दौड़ सकते थे। और ग्रैंड मास्टर रमन के एक शब्द से पूरे रेन कंट्री में कौन सा किमियागर आदित्य सेन को शिष्य के रूप में लेने का साहस करेगा? आदित्य सेन अपने चेहरे पर उभरी राख जैसी अभिव्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर सका। वह स्तब्ध था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। चलो चलें। धर्मपाल सेन ने अपने पोते को पकड़ लिया। उसे पता था कि अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। इससे पहले कि वे खुद को और शर्मिंदा करें, उनके लिए चले जाना बेहतर था। नहीं, मैं एक किमियागर का प्रशिक्षु हूँ, मैं भविष्य में एक किमियागर बनूंगा। आदित्य सेन ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, जैसे वह पागल हो गया हो। लेकिन धर्मपाल सेन ने उसे कसकर पकड़ रखा था। निजी कमरे में अभी भी बचे हुए लोग केवल चीखें सुन सकते थे जो दूर दूर तक जा रही थीं और फिर वे अंततः गायब हो गईं। निजी कमरे में वीरेंद्र सेन अवाक दिख रहा था, जबकि महेंद्र जून ठंडे पसीने में भीग गया था। उसे नहीं पता था कि वह अथर्वसेन के गुस्से को शांत करने में कामयाब रहा है या नहीं। उसने वास्तव में इस युवा मास्टर को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। अभी अभी तुम मेरे पिता का सामना करते हुए काफी उग्र थे, अथर्वसेन ने शांति से कहा, फिर भी उसकी आवाज में तीव्र संतोष था। यंग मास्टर अथर्व, मुझे अभी तक पता नहीं था कि सेन कबीले के मुखिया आपके पिता हैं। अन्यथा मैं कभी भी सेन कबीले के मुखिया के सामने दिखावा करने की हिम्मत नहीं करता। उसने पीड़ा भरे भाव से कहा, मैं मौत का हकदार हूँ, मैं वास्तव में बेकार हूँ। उसने अपना संकल्प और मजबूत कर लिया और वास्तव में बार बार खुद को थप्पड़ मारने लगा।